अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मुबीन आपको? मुबीन आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। मुबीन आवाज़ आ रही है तो काइंडली बता दो। कंटिन्यू करें। ओके। सो आज हमने चैप्टर 5 डेफिनेशंस वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें से कुछ डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे। और फिर इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर 6 की तरफ इनकम फ्रॉम सैलरी की तरफ जाएंगे। अच्छा। सबसे पहली डेफिनेशन जो आज हम करने जा रहे हैं ये है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ठीक है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है? हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब है, ए पॉइंट कहता है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो इन चीज़ों को कहते हैं। ठीक है। इस ए पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे करेंगे और पहले ये नीचे वाले पॉइंट्स करेंगे। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में क्या क्या शामिल है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब है कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं, ठीक है, जो ऑपरेट कर रही हों अंडर द लाइसेंस ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए से लाइसेंस लेके टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अच्छा। फिर है कि रेजिडेंट कंपनी की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है। रेजिडेंट कंपनी इंगेज इन दी होटल बिजनेस इन पाकिस्तान। जो भी रेजिडेंट कंपनी हो और वो होटल बिजनेस पाकिस्तान में कर रही हो तो उसको भी हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहेंगे। ये एप्लीकेबल हुई है 1 जुलाई 2020 से ऑनवर्ड। ठीक है। ये पहले नहीं थी। 1 जुलाई 2020 से ऑनवर्ड ये वाला जो है ना वो आपका सब सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अब के बाद से जितनी भी रेजिडेंट कंपनीज जो कि होटल बिजनेस में इंगेज हैं उन सबको भी हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग समझेंगे। अच्छा। फिर है अ पर्सन डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। पर्सन से मुराद जो है ना आपकी एओपी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। इनमें से कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस एंड अदर सच स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसे काम की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जिसमें बिल्डिंग आ रही हो, रोड्स आ रहे हो, ब्रिजेस आ रहे हो, ठीक है, और कोई और ऐसा स्ट्रक्चर मिलता जुलता आ रहा हो जिस पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, इंक्लूडिंग दी डेवलपमेंट ऑफ लैंड, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ लैंड भी आ जाती है, फॉर इम्पोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज। और वो ये सारी कंस्ट्रक्शन किस लिए कर रहे हो कि इम्पोर्ट करें प्लांट एंड मशीनरी और उसको यूज करना है। ठीक है। ये जो होंगे पर्सन में जो भी आ रहा होगा एओपी, इंडिविजुअल या कंपनी, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड अदर सच स्ट्रक्चर, जैसा कि इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, इसमें काम में जो है ना इंगेज हों और वो ये काम इसलिए कर रहे हों कि इंपोर्ट कर सकें प्लांट एंड मशीनरी और उसको यूज़ कर सकें, तो ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाएंगे। और ये वाला जो सब सेक्शन है ये एप्लीकेबल हुआ है फ्रॉम 1 मई 2020 के बाद से। 1 मई 2020 से पहले ये वाला नहीं था पॉइंट। ठीक है। 1 जुलाई 2020 से पहले ये वाला पॉइंट नहीं था। ठीक है। अब ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया गया है कि टेली कम्युनिकेशन कंपनीज जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है पीटीए से वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। फिर ये बता दिया गया है कि होटल बिजनेस में इंगेज जितनी भी रेजिडेंट कंपनीज हैं वो सारी भी क्या है, वो भी आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। और तीसरे नंबर पे ये बता दिया गया है कि कोई भी पर्सन अगर
ये काम कर रहा है कि जिसमें वो कंस्ट्रक्शन कर रहा हो बिल्डिंग की, रोड्स की, ब्रिजेस की, या कोई और ऐसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर, इवन के डेवलपमेंट ऑफ लैंड की, ताकि वो इंपोर्ट कर सके और प्लांट और मशीनरी को यूज़ कर सके, तो वो भी क्या है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब आ जाते हैं हम अपने पहले पॉइंट के। पहला पॉइंट कहता है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या है। एंड अंडरटेकिंग मतलब अंडरटेकिंग का मुराद है बिजनेस, अंडरटेकिंग से मुराद है बिजनेस, ठीक है। सेटअप इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में सेटअप हुई हो अंडरटेकिंग, एंड विच एम्प्लॉयज, और जो एम्प्लॉय करे 10 और मोर पर्सन को, 10 या उससे ज़्यादा लोगों को जॉब दे दे, एम्प्लॉयमेंट पर रख ले, और एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यूज कर रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर एनर्जी विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब दो एनर्जीज की बात हुई। कहती है देखो, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, कोई भी अंडरटेकिंग जिसने एम्प्लॉय किया हो 10 या उससे ज़्यादा, ठीक है, 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, पर्सन्स को एम्प्लॉय किया हुआ हो, एक चीज़, प्लस या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हो, ठीक है, या कोई भी एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिटेड हो। अच्छा, ये अब कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो आपको पता है ना, बिजली की बात हो रही है। ये कुछ और एनर्जीज होती होंगी जिनको हम मैकेनिकली ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसको मैकेनिकली हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये एनर्जीज को समझना हमारा काम ही नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एनर्जी जो है वो कौन सी होती है, कैसी होती है। हमारे पास अगर कोई ये इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि भाई मैं 10 से ज़्यादा लोगों को के साथ जो है ना वो काम कर रहा हूँ, और मैं ना एक ऐसी एनर्जी को यूज़ करता हूँ जो मैकेनिकली ट्रांसमिट हो जाती है, तो हम कहेंगे ठीक है, आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आते हो। हमारे सिलेबस में नहीं है कि मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एनर्जी कौन सी होती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी होती है या इसकी डेफिनेशन याद करें। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है कि हमने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन याद करनी है। वो क्या होती है, कोई भी अंडरटेकिंग जो पाकिस्तान में हो, वो 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को जो है ना उसने एम्प्लॉय किया हुआ हो और इन्वॉल्व हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूज़ में, या कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि मैकेनिकली ट्रांसमिट की जा सकती है, एंड इज नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन और एनिमल एनर्जी, ठीक है। अब जरा इस पॉइंट को समझना है। वो कहता है देखो, आप 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो है ना उनको एम्प्लॉयमेंट दे के बैठे हो, ठीक है, आपने एक अंडरटेकिंग सेटअप की हुई है पाकिस्तान में, और आप जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हो कोई भी चीज़ बनाते हुए, ठीक है। आगे चल के हमने चीज़ों का जिक्र करना है कि कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ बनाने के लिए 10 या 10 से ज़्यादा लोग उठा के बैठे हुए हो, वो आप क्या कर रहे हो, मैकेनिकली या इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें बना रहे हो। लेकिन आपने ये नहीं करना कि खाली आप लोगों को लगा के वो चीज़ें बना रहे हो, मतलब ह्यूमन एनर्जी या एनिमल एनर्जी को आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनिमल एनर्जी क्या होगी कि कहीं दूर दराज इलाकों में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई दूसरी एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट नहीं हो सकती, वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे लोग बिजली के बगैर अगर कोई चीज़ बना रहे हैं और वो 10 या 10 से ज़्यादा लोग उन्होंने अपने पास कारोबार पे रखे हैं, तो उनको हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में नहीं लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्दर्न एरिया का कोई इलाका है, फॉर एग्जांपल कोई भी इलाका होगा, ठीक है, ABC, ये कोई गांव है वहाँ पे, यहाँ पे ये लोग जो है ना वो से के बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के कोई भी खाने पीने की चीज़, ठीक है, खाने पीने की चीज़ बना रहे हैं, 10 से ज़्यादा लोग इसने एम्प्लॉय किए हुए हैं, ठीक है, और ये यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इन लोगों को ही, ठीक है। या हम कहते हैं सियालकोट में कोई ऐसी एक फैक्ट्री है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग इंगेज हुए हैं, और वहाँ पे उन्होंने लोगों को रखा हुआ है जो अपने हाथ से ना स्पोर्ट्स की चीज़ें बना रहे हैं, फुटबॉल बना रहे हैं, और सारा फुटबॉल बनता है लोगों के हाथों से। तो इसमें यूज़ क्या हो रहा है, ह्यूमन एनर्जी, ठीक है, इंसानों की एनर्जी यूज़ हो रही है। तो इसको हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। ये इस पूरे पॉइंट में बात की जा रही है। अगर आपकी अंडरटेकिंग को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनना है तो 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और आप यूज़ कौन सी एनर्जी कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी ऐसी एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट हो रही हो।
ना कि ह्यूमन एनर्जी या एनिमल एनर्जी। अब एनिमल एनर्जी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जानवरों से काम लिया जाता है, जैसे वेल के ऊपर जानवर को लगा के जो है ना वो आप पानी निकाल रहे हो, तो ये आप एनिमल की एनर्जी यूज कर रहे हो, ठीक है। या इसी तरह सिर्फ इंसान काम कर रहे हैं तो वो ह्यूमन एनर्जी समझा जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनने के लिए 10 से ज़्यादा लोग आपको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, और आप यूज़ क्या कर रहे हो, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हो या कोई और एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। सेकंड चलते हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि आप ह्यूमन एनर्जी या एनिमल एनर्जी को यूज़ करो, आप इलेक्ट्रिकल या ये जो है कोई और एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट हो सकती है इसको यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या करो, आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 20 या उससे ज़्यादा हों, तो फिर हम समझेंगे कि आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अच्छा, अब इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझना है। इस पॉइंट में कहता है 20 or more persons and does not involve the use of electrical energy or other energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal energy। अब ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना वो ऊपर वाली ही है। इसमें चेंजेस क्या हैं, एक यहाँ पे 10 की जगह 20 लिख दिया गया है, एक बस यहाँ पे था एंड इन्वॉल्व्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 20 या उससे ज़्यादा लोग आपने रखे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और आप नहीं यूज़ कर रहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट हो जाती है, और वो एनर्जी ह्यूमन एनर्जी या एनिमल एनर्जी के अलावा है। इसका मतलब यह है कि सिंपल अगर रखा जाए ना तो क्या है कि आप ह्यूमन या एनिमल एनर्जी को यूज़ कर रहे हो और आपने 20 या उससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो फिर भी आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आ जाओगे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि सर यहाँ पे तो लिखा हुआ इज नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन, आप कह रहे हो कि नहीं ह्यूमन और एनिमल एनर्जी वाले की बात हो रही है और वो लोग भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आ जाते हैं अगर 20 से या उससे ज़्यादा लोग हों। देखो, यहाँ पे उसने डज नॉट लगा दिया और आगे सारी लाइन ऊपर वाली रिपीट कर दी। इसका मतलब यह है कि ये डज नॉट और ये नोट मिलके पॉजिटिव बन रहे हैं, और वो यही कहना चाह रहा है, अगर आप तसल्ली से समझोगे तो वो यही कहना चाह रहा है कि आप ह्यूमन या एनिमल एनर्जी को ही यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गए दो पॉइंट्स। उसके बाद वो कहता है ये दो पॉइंट्स तो बता दिया गया कि आप एनर्जी कौन सी यूज कर रहे हो और आपके पास एनिमल्स, सॉरी आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद वो कहता है एंड इज एंगेज, अब आप काम क्या कर रहे हो, ठीक है। ये दो पॉइंट्स में तो बात हो गई थी कि एम्प्लॉयज कितने होने हैं और एनर्जी कौन सी यूज होगी। अब आप काम क्या कर रहे हो उसके बारे में बात हो रही है। अब ये देखो, ये सारे के सारा पॉइंट ए ही चलता जा रहा है, मतलब एक ही बात कंटिन्यू हो रही है। एंड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और मटेरियल, मतलब आप कोई भी काम के अंदर एंगेज हो रहे हो जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो गुड्स या किसी भी मटेरियल की, या आप प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो इन वे विच सब्सटेंशियली चेंज द ओरिजिनल कंडीशन, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल कंडीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कह रहे हो कि आप बना रहे हो, ठीक है, और ये बना कैसे रहे हो, जीरो से बना रहे हो, ठीक है। मतलब आपने मैन्युफैक्चर की कोई गुड और सर्विस, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप प्रोसेस कर रहे हो जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन से चेंज होगी कोई भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ओरिजिनल कंडीशन में आ गया आटा, ठीक है। अब ये आटा भी एक चीज़ है, मतलब आप अगर ये कहो ना कि आटा क्या है, तो आटा भी एक चीज़ है, आटा भी बिक सकता है, ठीक है। अब आपने इसको प्रोसेस किया और इससे रोटी बनाई कि आटे की पूरी शक्ल ही चेंज होगी, उसकी ओरिजिनल कंडीशन ही चेंज होगी, तो ये काम भी क्या समझा जाएगा, ये आप काम कर सकते हो। और ये काम आप इस तरह अगर 10 से ज़्यादा लोगों से करोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या अदर एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट हो सकती है उसको लेना पड़ेगा। और अगर आप ह्यूमन या एनिमल एनर्जी यूज़ करना चाहते हो तो 20 और मोर देन 20 पीपल जो है ना वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप मैन्युफैक्चरिंग के काम में इंगेज हो या किसी भी ऐसे प्रोसेसिंग के काम में इंगेज हो जिससे सब्सटेंशियली चेंज हो जाए किसी भी चीज़ की ओरिजिनल कंडीशन, तो वो क्या कहलाएगी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। या आप शिप बिल्डिंग का काम करते हो, ठीक है, या आप क्या करते हो, जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से
जो है ना रिलेटेड, आप उसकी जनरेशन में इंगेज हो, उसकी कन्वर्जन में इंगेज हो, उसके ट्रांसमिशन में इंगेज हो, या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज हो। ठीक है। द वर्किंग ऑफ एनी माइन, ऑयल वेल और एनी अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, आप काम कर रहे हो माइनिंग, ठीक है, वो खुदाई वाला काम, ऑयल वेल बनाया हो आपने, या किसी भी किस्म का मिनरल्स जो है ना उससे रिलेटेड आप काम कर रहे हो, तो ये भी काम आ जाता है। ठीक है। ये अब जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि काम आप क्या कर रहे हो। ये ऊपर वाले पॉइंट्स क्या बता रहे थे, एम्प्लॉयज कितने होने चाहिए और एनर्जी कौन सी यूज होनी चाहिए, और उसके बाद ये काम बता रहा है। और ये नीचे वाले भी इवन काम के बारे में ही है कि आप बिल्डिंग के बारे में, आप जो है कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कर रहे हो ये वो, और आप होटल बिजनेस के अंदर एंगेज हो, और आप टेली कम्युनिकेशन कंपनी। ठीक है। मुबीन, ये डेफिनेशन क्लियर है? ओके। चलो, अब आपने इसको याद करना है, मुश्किल लगेगी लेकिन आपने इसको याद करना है। ठीक है। सबसे पहले आपने ये वाला पॉइंट याद करना है, तो आपने ये पॉइंट याद करते हुए वन को जब आप याद कर लोगे तो वन से ही आपका टू बनना है। ठीक है। तो वन को याद करके यहाँ पे 20 कर देना है, यहाँ पे डज नॉट लगा देना, बाकी सारी लाइन ऊपर वाली। उसके बाद ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, ये हम पहले भी एक जगह पे पढ़ चुके हैं, ये प्रोसेसिंग और शिप बिल्डिंग वाला। ठीक है। तो आपने आगे ये दो पॉइंट से याद करने हैं। ये वाला आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। पहला ए पॉइंट ही थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इंशाल्लाह हो जाएगी याद, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं। आज हम, यार आई कैप की बुक में ना, ये आपके पास सॉफ्ट में बुक होगी ना, आप उस पर जाके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। जो भी मतलब मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ ना, आपने सॉफ्ट में निकालना है, वहाँ के ऊपर लिखना है सर्च में, कंट्रोल एफ करके सर्च करोगे, वो लिखोगे तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आपको पता लग जाएगा इस पेज के ऊपर। ठीक है। बाकी मैं आपको बता भी दूंगा एग्जैक्ट, मुझे याद करवा देना आज। ठीक है। तो बेसिकली हमने तीन चार डेफिनेशंस पढ़नी है, तो वो हम डेफिनेशंस करके फिर इंशाल्लाह आगे अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है। तो अब हमारी अगली डेफिनेशन है एसोसिएट। अच्छा, एसोसिएट क्या होता है? एसोसिएट जो है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम तसल्ली से चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स हैं इसके, और सारों को समझना जो है ना वो थोड़ा सा आपको शायद डिफिकल्ट भी लगे, लेकिन अगर लॉजिकली देखोगे तो समझ आ जाएगी। एसोसिएट की डेफिनेशन वो कहता है कि टू पर्सन्स shall be associates where the relationship between the two is such that, वो कहता है दो लोगों को एसोसिएट समझा जाएगा अगर उनके दरमियान में जो रिलेशन है वो ऐसा हो। वो कैसा हो, वो अभी पॉइंट वन है। वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर। ठीक है। मतलब इन दोनों के दरमियान में एक ऐसा रिलेशन है कि एक बंदे से ये तवक्को की जाती है कि वो दूसरे की इंटेंशंस के मुताबिक काम करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई दो बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं। ठीक है। एक ज़रा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एक कम पढ़ा लिखा है, तो जो कम पढ़ा लिखा है ना वो हर काम ज़्यादा पढ़े लिखे से मशवरा करके करता है, उसकी रहनुमाई के साथ करता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एसोसिएट। या अगर हम बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो से कि ये बंदा जो है, ये वाला बंदा, ठीक है, ये वाला, इसके बहुत सारे लिंक्स हैं। ठीक है। इसकी बड़ी अच्छी पीआर है, ये एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ये वाला जो भाई साहब है, ये अभी बिजनेस नया नया स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। तो इस भाई साहब ने इसको कहा कि भाई तुम मेरे से पूछ के अपना कारोबार करेगा, तो हम जो है ना मिल के चलेंगे। तुमने कोई भी डिसीजन लेनी है तो तुमने मेरे से पूछ के लेना है, और मैं तुम्हें बड़ी हेल्प करूंगा और तुम्हारा कारोबार ग्रो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो भाई साहब है, ये सारे डिसीजंस जो करेगा या जो भी एक्ट करेगा वो किसकी इंटेंशन के मुताबिक करेगा, इसकी इंटेंशन के मुताबिक। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, एसोसिएट। ठीक है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट, कि ये सारे काम करेगा इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर, इसके मुताबिक। तो ये दोनों पर्सन क्या कहलाएंगे, एसोसिएट्स। या ये बंदा जो है,
ये बंदे के जो है ना कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, से इसकी पेप्सी की जो है ना कंपनी है। ये वाला बंदा जो है ना, ये इस बंदे के साथ आया कि भाई मैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता हूँ। इसने कहा भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुमने डिसीजन मेकिंग मेरे मुताबिक करनी है, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग बंदे हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों काम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो बंदा है, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर बना है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो भी डिसीजन लेगा या जो भी एक्ट करेगा ये इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ एन अदर, इसकी इंटेंशंस के मुताबिक होगा, तो ये दोनों एसोसिएट बन गए, ठीक है। एक और बात भी है, इससे भी दो एसोसिएट्स बनते हैं। बोथ आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, दो लोग जब एक्सपेक्टेड हों कि वो एक्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ थर्ड पर्सन, किसी तीसरे की इंटेंशंस के मुताबिक अगर दो लोग जो हैं वो एक्ट करेंगे, तो ये दो लोग जो एक्ट कर रहे हैं ये भी आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा है, ठीक है, ये रेड शर्ट वाला, ठीक है, ये जो है ना ये बहुत समझदार है, ये पहले से सीए कर रहा था, ठीक है, या इसने सीए कर लिया है। ये इसकी आप कह लो कि फैमिली में कोई दूर का रिश्तेदार है, ये भी फैमिली में कोई दूर का रिश्तेदार है। ये दोनों कहते हैं कि भाई हमने सीए करना है, और इनके घर वालों ने कहा है कि भाई जो आपको ये बड़े भाई के ना रेड शर्ट वाले, आपने हर काम वैसे ही करना है, ठीक है। अब अभी ये बंदा भी इसको नहीं जान, सॉरी, ये बंदा तो इसको जानता है, ये बंदा भी इसको जानता है, ये आपस में एक दूसरे को शायद ना जानते हो, लेकिन ये दोनों एक्ट क्या कर रहे हैं इसकी इंटेंशंस के मुताबिक। तो ये जो दोनों बंदे हैं, ये ब्लू शर्ट वाला और ये ग्रीन शर्ट वाला, ये दोनों भी आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे, ठीक है। मतलब ये आपस में तो एसोसिएट हैं ही पहले पॉइंट के मुताबिक, कि ये इसकी इंटेंशंस के मुताबिक इसने एक्ट करना है, तो ये दोनों आपस में तो एसोसिएट है, ये दोनों भी आपस में एसोसिएट है। लेकिन क्योंकि ये दोनों इसकी इंटेंशन के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में एसोसिएट। ये पॉइंट क्लियर है मुबीन? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट वन था, इसमें हमने कहा कि दो लोगों के दरमियान अगर ऐसा रिलेशनशिप हो कि एक एक्सपेक्टेड हो कि एक्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर, तो उसको एसोसिएट समझेंगे, दोनों का आपस में। या दो लोग एक्सपेक्टेड हो कि वो एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ थर्ड पर्सन करेंगे, तो वो दोनों लोग भी आपस में एसोसिएट। अब ये सेकंड पॉइंट उसी से लिंक हो रहा है। टू पर्सन शेल नॉट बी एसोसिएट सोली बिकॉज, वो कहता है लेकिन दो लोगों को एसोसिएट नहीं समझा जाएगा सिर्फ इस वजह से कि वन पर्सन इज एम्प्लॉय ऑफ द अदर, कि अगर ये वाला बंदा इसका बॉस होता और ये एम्प्लॉय होता, तो फिर एसोसिएट इस वजह से नहीं बनाना, ठीक है। फिर चाहे ये इसकी इंटेंशन के मुताबिक काम कर लेगा, लेकिन क्योंकि वो इसका बॉस है, वो उसका एम्प्लॉय है, तो फिर वो एसोसिएट्स नहीं है। या बोथ आर एम्प्लॉयज ऑफ थर्ड पर्सन, मतलब ये दोनों बंदे इसके एम्प्लॉय होते, ये भी एम्प्लॉय होता, ये भी एम्प्लॉय होता और ये बॉस होता, तो फिर भी हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में एसोसिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन है। वो कहता है देखो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, वो आपको एसोसिएट बनाता है, लेकिन अगर ये पॉइंट हुआ सिर्फ इस वजह से कि एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन आ गया, एक बॉस है, एक उसका एम्प्लॉय है, या एक बॉस है दो उसके एम्प्लॉयज हैं, तो फिर वो आपस में एसोसिएट नहीं समझे जाएंगे, ठीक है। क्लियर मुबीन? ठीक है मुबीन, आगे चलूं? ओके, नेक्स्ट कहता है पॉइंट नंबर थ्री है, ठीक है। पॉइंट नंबर वन क्या था, वो भी एसोसिएट का बता रहा था। पॉइंट टू कह रहा था कि भाई पॉइंट वन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर दोनों का रिलेशन एम्प्लॉयमेंट वाला है, एक एम्प्लॉय है दूसरा बॉस है, तो फिर वो एसोसिएट नहीं। अब ये तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन फोर। अब ये रेफरेंस दे रहा है एक इससे अगले सेक्शन की, मतलब ये थ्री है ना, वो कहता है इससे अगला सेक्शन भी बाद में पढ़ लेना, लेकिन अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, अभी आप इसको भूल लो, बाद में पढ़ेंगे हम। कहता है फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट, ये जो नीचे वो बताने लगा वो कहता है ये एसोसिएट्स होंगे। एंड इंडिविजुअल एंड अ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, ये भाई साहब, ठीक है, ये बड़ा भाई है, ठीक है,
बड़ा भाई है और ये छोटा भाई, ये सबसे छोटा भाई। वो कहता है एक इंडिविजुअल और उसका रिश्तेदार, ये दोनों भी आपस में एसोसिएट है। ठीक है, ये इंडिविजुअल और ये इसका रिश्तेदार, ये भी आपस में एसोसिएट है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं तो ये भी एसोसिएट है। ठीक है, तो वो कहता है ये लोग जो नीचे हैं ये एसोसिएट समझे जाएंगे अगर एक इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव जो होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, रिश्तेदार होंगे। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, जब एसोसिएट की बात हो रही होती है ना, दो लोगों को देखते हुए एसोसिएट्स की बात हो रही होती है। ठीक है, ज्यादातर हमारा कंसर्न क्या होता है कि जब हम एसोसिएट की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये दोनों क्या एसोसिएट है, हाँ एसोसिएट है, ये दोनों आपस में एसोसिएट है, हाँ ये दोनों आपस में एसोसिएट है। हाँ, तो एक टाइम पे जब हमारा फोकस होता है वो दो लोगों के ऊपर होता है, ये सारे आपस में एसोसिएट है बिल्कुल है, बट हम एक टाइम के ऊपर जो डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन में दो लोगों की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब एक बंदा और उसका रिलेटिव, ये बंदा इसके साथ देख लो तो ये एसोसिएट है, इसको इसके साथ देख लो तो एसोसिएट है, इन दोनों को आपस में देखना है तो ये भी एसोसिएट है। नेक्स्ट कहता है मेंबर्स ऑफ एओपी। ठीक है, एओपी का मतलब क्या है, फर्म। ठीक है, ये तीन दोस्त थे। ठीक है, इन तीनों ने सोचा कि मिलके एक एओपी बना लेते हैं। ठीक है, इन्होंने एक एओपी बना ली, उसका नाम रखा इन्होंने तरबूज एओपी। ठीक है, ये तीन उसके पार्टनर्स, ये पार्टनर है ए, ये पार्टनर है बी, ये पार्टनर है सी। अब ये क्या है, ये तीनों मेंबर हैं इस एओपी के, और ये मेंबर्स जितने भी होंगे ये इसका एसोसिएट है, ये इसका एसोसिएट है, और ये आपस में दोनों एसोसिएट। सो इसने कह दिया कि मेंबर्स जो हैं ये भी आपस में एसोसिएट्स होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हैं, खैर अभी रिमूव नहीं करते। तो कहता है अ मेंबर ऑफ एन एओपी एंड द एओपी। अब वो कहता है ये जो तरबूज एओपी है और ये जो इसका मेंबर है, इन दोनों को भी आपस में एसोसिएट समझा जाएगा। देखो, कानून की नज़र में तरबूज एओपी जो है ना ये भी अपना एक वजूद रखती है, मतलब हम वैसे देखें तो हम कहेंगे यार ये एसोसिएट कैसे बन गया, तरबूज एओपी तो कोई सांस ही नहीं लेती, वो तो जिंदा ही नहीं है, लेकिन कानून की नज़र में उसका वजूद है, उसके ऊपर केस भी किया जा सकता है वो भी केस कर सकती है फर्म। तो पहले मेंबर्स की आपस में बात हो रही थी, अब मेंबर्स की बात हो रही है एओपी के साथ। एओपी और मेंबर्स को भी हम एसोसिएट समझेंगे वेयर द मेंबर इधर अलोन, अगर वो अकेला, और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल 50% और मोर राइट्स टू इनकम और कैपिटल ऑफ द एसोसिएशन। कहता है ये तरबूज जो थी ना, इसको जरा साफ कर लेते हैं, इसको साफ करते हैं। ये फर्म है, ठीक है, ये फर्म जब बना रहे थे ना तो इसने कहा कि भाई मैं ना 55% का मेंबर बनूंगा। इसने पैसे ज़्यादा दिए होंगे या इसके पास स्किल्स ज़्यादा होंगी, जो भी रीज़न थी, ये बंदा 55% का मालिक। ये वाला बंदा जो था ये था 25% का मालिक। ठीक है, तो 55 और 25 कितने हो गए, 60 और 80, और ये वाला जो था ये 20% का था। ठीक है, तो ये इन्होंने फर्म्स के अंदर अपने शेयर्स रखे हुए थे। ठीक है, अब ये 50% जो है ये इसकी इनकम का भी हो सकता है, राइट टू इनकम इसके पास 50% है, भाई जितनी इनकम कमाएंगे जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसका 55% मैं ले जाऊंगा, इसने कहा 25% मैं ले जाऊंगा, इसने कहा 20% मैं ले जाऊंगा। या ये कैपिटल पे भी बात हो सकती है कि भाई जब इन्होंने ये एओपी बनाई तो ये जितना इनको सरमाया चाहिए था, कैपिटल चाहिए था, उसका 55% इसने दिया, 25% इसने दिया, या 20% इसने दिया। ठीक है, दोनों सूरतों में हो सकता है, मतलब कि या तो समटाइम क्या होता है कि कुछ कैपिटल चाहे कम कर रहा हो, फॉर एग्जांपल ये अगर 20% कैपिटल लेके आया है, लेकिन ये हो सकता है इनकम या प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा लेके जाए, क्योंकि जो एओपी काम कर रही है वो सारा काम ही इसी को आता हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका कैपिटल कम इन्वेस्ट किया हो लेकिन आपकी स्किल ज़्यादा लग रही हो, तो आपको इनकम के ऊपर जो राइट मिल रहा हो वो ज़्यादा मिल रहा हो। ठीक है, तो दोनों सूरतों में कह दिया गया कि चाहे ये परसेंटेज इनकम की हो, यानी जो आपको प्रॉफिट आना है, या जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, अगर वो 50% से ज़्यादा हो गया
तो आप आपस में एसोसिएट समझे जाओगे। ठीक है, अब ये क्या है, मुझे आपने अब ये बताना है कि तरबूज एओपी और इसमें से कौन सा मेंबर है जो आपस में एसोसिएट बन रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। हाँ जी, मुबीन करो क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मुझे अब बताओ, ये तरबूज एओपी और ये तीन जो इसके मेंबर्स हैं, इनमें से एओपी के साथ कौन एसोसिएट। ए, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये ए और ये तरबूज एओपी, ये आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए के पास राइट टू इनकम या ए के पास राइट टू कैपिटल जो है वो 50% से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अब हम एक और सिनेरियो बनाते हैं। ठीक है, ये है एप्पल, एप्पल जो है एप्पल एओपी है। ठीक है, इसका नाम है एप्पल एओपी। ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, ये तीन लोग हैं, इन्होंने एक एओपी बनाई। अच्छा, इसके पास जो शेयर्स हैं वो हैं 34%। मेंबरशिप्स जो है, शेयर्स नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं इसका राइट टू कैपिटल है 34%, इसके पास है 33% और इसके पास भी है 33%। ठीक है, ये जो है ये है इसका भाई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इस एओपी और इनमें से कौन जो है वो आपस में एओपी के साथ जो है वो कौन सा एसोसिएट समझा जाएगा। मुबीन क्वेश्चन समझ आया है? हाँ जी, बी और सी दोनों भाई हैं। आपने मुझे फर्म के हिसाब से बताना है, एओपी के हिसाब से बताना है, ईओ एओपी के साथ कौन सा एसोसिएट है, मेंबर। सही है। अच्छा, आप जरा इसको पढ़ना है हमने, ये कहता है मेंबर मेंबर ऑफ एओपी एंड एओपी, मेंबर कोई भी और एओपी आपस में कब एसोसिएट समझे जाएंगे कि जब वो अकेला, जैसे हमने पिछले एग्जांपल किया जिसमें यहाँ पे ए के पास 55% थे, कि मतलब अकेला वो मोर देन 50% जो है वो राइट टू इनकम या कैपिटल रखता है, तो तब भी उन दोनों को आप क्या समझोगे कि वो एओपी और वो मेंबर आपस में एसोसिएट हैं। या जब टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स, अब ये दो भाई हैं, ये आपस में एसोसिएट हैं, बी एंड सी आर एसोसिएट। ठीक है, क्यों क्यों ये आपस में दोनों हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं, ये आपस में एसोसिएट्स हैं। और ये दोनों को मिला के देखा जाए तो इनके पास 66% की जो है ना वो है मेंबरशिप। ठीक है, इनके पास जो राइट टू कैपिटल या राइट टू इनकम जो है वो 66% है। तो ये बी जो है, ये और ये एओपी, अब ये दोनों आपस में एसोसिएट बन गए, और इवन ये जो सी है ये भी इसका एसोसिएट है, सी और एओपी भी एसोसिएट। अगर बी के पॉइंट से देखोगे तो ये बी अपने एक एसोसिएट इस भाई साहब के साथ मिलके
मोर देन 50% राइट टू इनकम या राइट टू कैपिटल रखता है, तो बी और एओपी जो है ये आपस में एसोसिएट हो गए। अगर सी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये सी अपने एसोसिएट के साथ, अपने भाई के साथ मिलके मोर देन 50% राइट टू इनकम या कैपिटल रखता है, तो ये सी और एओपी भी आपस में एसोसिएट हो गए। ठीक है, अब इस सिनेरियो में एओपी एंड बी ये भी एसोसिएट हैं, एओपी एंड सी ये भी एसोसिएट हैं, और बी एंड सी ये भी एसोसिएट। ठीक है, ठीक हो गया मुबीन। अब इसमें बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि एसोसिएट का मतलब क्या है, कि भाई ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जैसे आप कहते नहीं हो, आप यार ये उससे एसोसिएटेड है, ये इस इदारे से एसोसिएटेड है, ये इसके साथ लिंक है, मतलब ये इसके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे बी अकेला 33% की जो था ना वो बैठा हुआ था, कंट्रोल लेके बैठा हुआ था, 50% से कम का था, लेकिन इसका भाई भी तो बैठा हुआ है ना, तो ये दोनों मिलके एओपी के अपने अपने मुताबिक चला सकते हैं। ठीक है, देखो जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबरशिप होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा कैपिटल होगा, मर्जी एओपी में उसी की चलेगी। सो एओपी के साथ एसोसिएट कौन है, ये दोनों लोग एसोसिएट हैं, क्योंकि इनकी मर्जी चलनी है, इस बेचारे की मर्जी नहीं चलनी। देखने में इसके पास इसके सब इन दोनों से ज्यादा जो है ना वो राइट टू कैपिटल है या राइट टू इनकम है, लेकिन ये दोनों आपस में एसोसिएट हैं, तो ये ज्यादा पावर रखते हैं। ये जो फैसला करेगा ये भी वही फैसला करेगा, तो एओपी भी इनके फैसले के मुताबिक चलेगी, ना कि इसके फैसले के मुताबिक। सो ए नहीं था एसोसिएट। ठीक है, तो ये बेसिकली था, या अकेला बंदा अगर 50% से ज्यादा राइट टू कैपिटल या इनकम रखता तो मर्जी उसकी चलनी थी, तो वो आप ये एसोसिएट बन जाता। ठीक है मुबीन, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब ये भी तीसरा पॉइंट ही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, वो कहता है अ ट्रस्ट। अब तीसरा पॉइंट का ना डी पॉइंट है जरा, ये जब पूरी डेफिनेशन एक साथ आएगी ना तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ए बी सी पॉइंट्स यहाँ पे समझ लिए थे, अब डी पॉइंट है। कहता है एक कोई ट्रस्ट है, और एनी पर्सन हु बेनिफिट्स अंडर द ट्रस्ट, कोई भी बंदा जो ट्रस्ट से फायदा उठा रहा है, तो ट्रस्ट और वो बंदा जो ट्रस्ट से फायदा उठा रहा है, ये दोनों आपस में क्या समझे जाएंगे कि ये एसोसिएट है। ये तो सिंपल सी बात है। अब आती है जरा मुश्किल बात। कहता है अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी। ठीक है, अच्छा वहां पे पहले बात हुई थी मेंबर्स ऑफ एओपी के, मेंबर जितने भी एओपी के होंगे वो सारे आपस में क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि सारे शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर एसोसिएट, नहीं, यहाँ पे कहा गया है शेयर होल्डर और कंपनी को एक साथ देखो। शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, बात हो रही है कि एक कंपनी और उसके शेयर होल्डर, ये कंपनी और उसका शेयर होल्डर कब आपस में एसोसिएट होंगे, वेयर द शेयर होल्डर इधर अलोन, अगर वो अकेला, या टुगेदर विद एन एसोसिएट, और एसोसिएट्स किसी अपने और एसोसिएट के साथ मिलके कंट्रोल कर ले, इधर डायरेक्टली और थ्रू वन और वो मोर इंटरपोज पर्सन। इसको भी छोड़ते हैं, इंटरपोज पर्सन क्या होता है, more than 50% of the voting power, 50% of the right to dividend, 50% of the right to capital। ठीक है, वहां पे क्या था फर्म के केस में, या डिविडेंड की जगह पे आ रहा था राइट टू इनकम, और यहाँ पे आ रहा था राइट टू कैपिटल, तो बिल्कुल ये वही बात है। यहाँ पे कंपनी के केस में इनकम क्या होती है, डिविडेंड ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एडिशनल चीज है, कंपनी के केस में 50% मोर वोटिंग पावर, वो वहां पे नहीं थी फर्म के केस में। एओपी के केस में जो पिछला पॉइंट हम पढ़ के आए हैं उसमें वो बात नहीं हो रही थी, उसमें ये नीचे वाली दो बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट डाल दिया है कि ये तीन चीजें। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कंपनी है ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है, इसके डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं। एक है ये शेयर होल्डर, ठीक है, इसका नाम है ए। एक है ये शेयर होल्डर, इसका नाम है बी। और एक है ये शेयर होल्डर, इसका नाम है सी। ये तीन लोग हैं। अच्छा, अब इनकी ना शेयर होल्डिंग हो सकती है, इनकी वोटिंग पावर हो सकती है। शेयर होल्डिंग का मतलब क्या, कैपिटल का राइट कितना है, ये शेयर होल्डिंग हो सकती है। ठीक है, ये इनकम का डिविडेंड कितना मिलेगा, ये उसकी बात हो रही है, और ये वोटिंग पावर की बात हो रही है। हम वोटिंग पावर किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं। ए जो है ना, इसके पास है जी 40%,
इसके बाद है 60, नहीं 40 ज़्यादा हो गया यार, तीसरे बंदे के पास कोई बचेगा नहीं। इसके बाद है 30%, इसके बाद है 60%, और इसके पास है 10%। ठीक है। अब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कंपनी के केस में ये आपस में एसोसिएट नहीं बनते शेयर होल्डर। पता नहीं, एक कंपनी के हजारों के हिसाब से शेयर होल्डर होंगे, तो वो सारे एक दूसरे के हिसाब से तो काम नहीं कर रहे होंगे, तो एक दूसरे के करीबी भी नहीं हो सकते, तो वो आपस में एसोसिएट भी नहीं समझे जाते। लेकिन कंपनी के साथ एसोसिएट इनको समझा जा सकता है। क्या ए और ये जो एबीसी कंपनी है ये आपस में एसोसिएट है? नहीं, क्योंकि इसके पास इन तीनों में से कोई भी 50% से ज़्यादा नहीं है, इसके पास तो 30% है। क्या ये कंपनी और बी आपस में एसोसिएट हैं? यस, ये कंपनी और मिस्टर बी आपस में एसोसिएट हैं, क्योंकि इसके पास मोर देन 50% राइट टू कैपिटल है, या राइट टू डिविडेंड है, या राइट टू वोटिंग पावर है। ठीक है। सी और ए बी सी, क्या ये आपस में एसोसिएट हैं? नो, ये आपस में एसोसिएट नहीं। ठीक है। तो ये वही बात, मिलती जुलती बात जो ए बी के पे थी, वही कंपनी के ऊपर आ रही है। अच्छा, अब दोबारा एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। एबीसी कंपनी, ठीक है, ये एबीसी कंपनी है। एक ये शेयर होल्डर है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है। ये एक बंदा है, एक ये बंदा है, एक ये बंदा। ठीक है। इसके पास 25% शेयर्स हैं, इसके पास भी 25% शेयर्स हैं, इसके पास जो है वो है 50% शेयर। ठीक है। क्या ये आपस में एसोसिएट हैं? ये ए बी का एसोसिएट है, बी सी का एसोसिएट है, इसका ये अभी हमें नहीं पता। और ये कंपनी के केस में सारे शेयर होल्डर्स आपस में एसोसिएट नहीं होते। हाँ, ये दोनों जो है ना, ये बाप बेटा है। सो ये दोनों रिलेटिव हैं। सो बी एंड सी के आपस में एसोसिएट हैं? बिल्कुल एसोसिएट हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव आपस में एसोसिएट होता है। ए इनको पर्सनली नहीं जानता, बस इन्होंने एक कंपनी शुरू की हुई है, उसमें शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, इसका इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। तो ए बी का एसोसिएट नहीं है, ए सी का भी एसोसिएट नहीं है, लेकिन बी सी का एसोसिएट है या सी बी का, ये बिल्कुल एसोसिएट है, क्योंकि ये रिलेटिव है आपस में। अब बात कर लेते हैं ए बी सी। ए बी सी का, क्या ए बी सी का एसोसिएट है? यस, ए और एबीसी कंपनी ये आपस में एसोसिएट हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास 50% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर है, या राइट्स टू डिविडेंड है, या राइट टू कैपिटल है। तो 50 या उससे ज़्यादा, तो 50 तो है इसके पास, ये एसोसिएट्स हैं। ठीक है। क्या ए बी सी और बी एसोसिएट हैं? यस, ये भी आपस में एसोसिएट है। क्यों? क्योंकि बी along with an other associate of B is holding 50% और मोर राइट टू कैपिटल। ठीक है, या राइट टू डिविडेंड, या राइट टू वोटिंग पावर। ये दोनों बाप बेटा, दोनों को मिलाओ तो ये भी 50% की शेयर होल्डिंग रखते हैं इस कंपनी में। तो ये बी भी ए बी सी कंपनी का एसोसिएट है, और ये सी भी ए बी सी कंपनी का एसोसिएट, बट ये आपस में एसोसिएट नहीं है। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है मोबिन? ओके। अब एक और सिनेरियो बनाते हैं। एबीसी कंपनी, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये तीन शेयर होल्डर। अच्छा, इसके पास जो है ना वो है 40%, इसके पास जो है वो है 40%, इसके पास है 20%। ठीक है। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या एबीसी का कोई भी एसोसिएट है उसका शेयर होल्डर? बिन कोई एसोसिएट है उसका शेयर होल्डर? कौन सा?
नहीं नहीं, मैंने तो बताया नहीं कि दोनों आपस में बाप बेटा है। ये सारे अलग अलग हैं, ये बाप बेटा नहीं है, सारे अलग अलग हैं। तो फिर बताओ। बीसी जो है ना, ये आपस में दोनों वो नहीं है, बाप बेटा नहीं है, इनका कोई रिश्ता नहीं है, तीनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं। हाँ फिर कोई नहीं है, ठीक है। तो ये जो मिस्टर ए था ना, ये चाह रहा था कि मैं कंपनी पे कंट्रोल करूं। कंट्रोल किसके पास होगा? जिसके पास शेयर ज़्यादा होंगे। और देखो, जब इन तीनों के दरमियान में कोई बात होगी ना कि कोई डिसीजन लेना है कंपनी के बारे में, तो ये आपस में वोट करेंगे। ये भी 40% पावर लेके बैठा है, ये भी 40% पावर लेके बैठा है, ये भी 20% पावर लेके बैठा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कौन जीतेगा कभी भी जब वोटिंग होगी, जिसके पास मेजोरिटी होगी। तो मेजोरिटी कितनी होती है? मोर देन 50%। जिसके पास हुआ उसके पास मेजोरिटी आ जाए। यहाँ पे मेजोरिटी किसी के पास भी नहीं है। जब भी कोई फैसला होता होगा, सारे इंडिपेंडेंटली कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब इसको सही लगता होगा तो ये उसके हक में वोट दे देता होगा। अगर ये सी इसके साथ मिल जाए तो ये जीत जाते होंगे, सी इसके साथ मिल जाए तो ये जीत जाते होंगे, क्योंकि इन दोनों के पास 40 है। या ये आपस में मिल जाए तो जीत जाते होंगे, ठीक है। बट ये ए चाहता है कि जितने भी एबीसी कंपनी के डिसीजंस हो वो मैं करूं। सो ए को क्या चाहिए? ए को चाहिए कंट्रोल। कंट्रोल कैसे मिलेगा? कि अगर इसके पास 50% से ज़्यादा शेयर हो जाए। सो ए बी के पास क्या, इसने बी को जाके कहा कि भाई कुछ ना अपने मुझे तुम जो है ना वो 11% शेयर्स मुझे बेच दो। अब अगर बी इसको 11% शेयर बेच देता है तो इसके पास आगे 51% कंट्रोल इसके पास चला जाएगा। इन दोनों के पास कितने रह जाएंगे? 49%। तो जब भी वोटिंग होगी तो इसके पास ज़्यादा पावर है, ये जीत जाएगा वोटिंग, इसका फैसला हो जाएगा, इसके पास शेयर ज़्यादा है। सो बी ने कहा भाई मैं नहीं दे रहा। भाई ये मुझे पता लग रहा है कि तुम क्या चाह रहे हो, तुम कंट्रोल करना चाह रहे हो, मैं तो अपने शेयर्स नहीं दे रहा, तुमने मुझे देने दे दो। खैर, इनकी आपस में बात नहीं बनी। ए चला गया सी के पास कि भाई तुम मुझे अपने शेयर्स दे दो 11%। तो सी को भी पता था कि भाई जिसके पास इन दोनों में से 11% शेयर्स आ गए वो कंट्रोल हासिल कर लेगा इस पूरी कंपनी का। सो सी ने भी मना कर दिया। अब इस टाइम देखा जाए तो किसी के पास भी अकेले के पास कंट्रोल नहीं है। अच्छा, अब ए जरा शातिर था, ठीक है। वो एक समझदार कंसल्टेंट के पास गया। उस समझदार कंसल्टेंट ने कहा कि देखो तुम शेयर खरीद रहे हो तो तुम्हें ना तो बी बेचेगा ना सी बेचेगा। तुम अपने वाइफ को ले आओ जिसका नाम है डी। या वाइफ को ना लेके आओ, अपने किसी रिश्तेदार को ले आओ, अपने कज़न को ले आओ, ठीक है, जिसको ये दोनों नहीं जानते। और इनसे कहो कि मतलब ये डी आके कहे, ये डी एक बंदा है, ये आके सी से बात करे कि यार मुझे अपने 11% शेयर्स तो दे दे। अब सी को नहीं पता कि यार ये डी का जानने वाला है। तो हो सकता है अच्छे पैसे मिलने पे सी इसको 11% दे दे। अब आगे इसके पास, डी के पास 11%, और इसके पास कितने रह गए? इसके पास रह गए 9%। अब ए ने कंट्रोल हासिल कर लिया। ए ने कंट्रोल हासिल कर लिया, बट डायरेक्टली नहीं किया, थ्रू इंटरपोज पर्सन हासिल किया। अब ए जो भी अपने डिसीजन लेना चाहेगा, वो उसके पास 40% है और उसके कज़न के पास 11% है। तो इन दोनों के पास मिलके कितने हो गए? 51%। तो हमेशा फैसला इनका होगा। और ये दोनों आपस में एसोसिएट भी हैं, ठीक है। चाहे ये आपस में एसोसिएट ना होते, ये किसी अपने फ्रेंड को भेज देता कि यार तू जाके इससे शेयर खरीद ले, पैसे मैं दूंगा और बात तूने हमेशा मेरी माननी है। तो तब भी इंटरपोज पर्सन आ जाता जिसके साथ मिलके ये कंट्रोल कर रहे हैं एबीसी को, कंपनी को। तो इस सिचुएशन में भी हो सकता है। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि एबीसी का ए जो है, इसकी इवन अपने पास तो लेस देन 50% है, लेकिन ये अपने कजन के साथ मिलके मोर देन 51% कर रहा है। तो ए और ए बी सी आपस में क्या है? ये आपस के अंदर एसोसिएट है। चाहे ये इसका कजन ना हो, तो स्टिल ये अगर इंटरपोज पर्सन है कि ए ने इसको भेजा था कि तू शेयर्स खरीद, तो फिर ये ए फिर भी समझा जाएगा कि ये ए और कंपनी जो है ये आपस में क्या है? एसोसिएट्स। क्योंकि ए टुगेदर विद इंटरपोज पर्सन मोर देन 51%, मोर देन 50% जो है ना वो शेयर्स लेके बैठा हो। ठीक है मुबीन, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। तो ये कंपनी के बारे में बात थी। कंपनी और उसके शेयर होल्डर के बारे में बात हो रही थी, और ये पॉइंट था हमारे पास ई। अब है हमारे पास पॉइंट एफ। टू कंपनीज, दो कंपनीज, एक है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड,
ठीक है, एक ये कंपनी है और एक है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये दो कंपनी। अब इन दोनों कंपनीज की बात हो रही है, ये क्या आपस में एसोसिएट होंगी? ये कब आपस में एसोसिएट होंगी? वेयर अ पर्सन, जब एक बंदा इधर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स के साथ मिलके कंट्रोल कर ले, इधर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन 50% और मोर ऑफ वोटिंग पावर इन बोथ कंपनी। मतलब यहाँ पे भी एक मिस्टर एक खड़ा है, इसका यहाँ पे भी 50% से ज़्यादा शेयर है और इधर भी 50% से ज़्यादा शेयर है मिस्टर ए के ही। तो ये दोनों कंपनीज क्या हैं, ये आपस में भी एसोसिएट बन गई। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों कंपनीज किसके मुताबिक काम कर रही होंगी? मिस्टर ए के मुताबिक। ये मिस्टर ए इसको भी चला रहा है, मिस्टर ए इसको भी चला रहा है, तो फिर तो ये दोनों का आपस में भी तल्लक बन गया, तो ये भी आपस में एसोसिएट करें। ठीक है, चाहे ये अकेला ये वाली हरकत कर रहा हो, चाहे अपने साथ कोई एसोसिएट मिला के इधर भी और इधर भी ये हरकत कर रहा हो, या चाहे ये इंटरपोज पर्सन डाल के यहाँ पे भी और यहाँ पे भी काम कर रहा हो। तो अगर दो कंपनीज में कोई एक बंदा ऐसा अकेला या अपने एसोसिएट्स के साथ मिलके कंट्रोल हासिल कर ले, मतलब मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर दोनों में ले ले, मोर देन 50% ऑफ राइट टू डिविडेंड दोनों में ले ले, मोर देन 50% राइट टू कैपिटल दोनों में ले ले, तो क्या समझा जाएगा कि वो दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट। क्लियर? हाँ, मैं भेज दूंगा नोट्स। बाकी डेफिनेशंस का ना सिंपल होता है फंडा, ये आप उधर से भी देखोगे ना, आई कैप की बुक से भी सर्च करोगे, वहां पे भी ये सेम ही डेफिनेशन होगी। ठीक है, मुबीन क्लियर? आगे चलें। ये पेपर में घुमा फिरा के भी आ सकती है, ये वाली डेफिनेशन तो घुमा फिरा के भी आ सकती है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे लिखने को भी कह सकता है, अदरवाइज वो आपसे पूछ भी सकता है। चलो क्वेश्चन एक कर लेंगे, अभी हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ना एक यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था, जब हमने पॉइंट नंबर 3 किया था, तो उसमें लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4। वो कहता था कि इस पूरी कहानी को पढ़ने से पहले ना एक सब सेक्शन 4 है जो 3 के बाद आ रहा है, उसको भी पढ़ लेना। तो अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ये कहता है, पॉइंट 4 कहता है, रिलेटिव्स एंड मेंबर ऑफ एओपी शैल नॉट बी एसोसिएट्स। ठीक है, जो हमने ये दो केसेस पढ़े ए एंड बी में, मतलब कि ये इनकी बात कर रहा है। ये यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4 फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट। ए में हमने कहा था इंडिविजुअल एंड एन इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, हमने कहा था कि कोई भी इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव आपस में क्या होंगे? एसोसिएट होंगे। फिर हमने कहा था बी में कि सारे मेंबर्स ऑफ एओपी आपस में एसोसिएट होंगे। अब वो इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहा है, कहता है पॉइंट 4 में कहता है इन दोनों को अपने माइंड में रखो और मेरी बात सुनो। अब ये पॉइंट 4 में जाते हैं। तो कहता है क्लॉज ए एंड बी ऑफ सब सेक्शन 3, ठीक है, कि रिलेटिव आपस में एसोसिएट होते हैं और मेंबर्स ऑफ एओपी आपस में एसोसिएट होता है, उसको रखते हुए ध्यान में अब कहता है कि रिलेटिव्स या मेंबर ऑफ एओपी एसोसिएट नहीं समझे जाएंगे वेयर कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट वन इज नो वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ अदर। अगर कमिश्नर को सेटिस्फाई किया चला कर दिया जाए कि भाई हम एक दूसरे के कोई ताल्लुक नहीं है, हम एक दूसरे के मुताबिक काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ये एओपी है, ठीक है, इसका एक मेंबर है कादिर और एक मेंबर है नासिर। ठीक है, ये दोनों आपस में कजन्स हैं। अब ये दोनों आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे क्योंकि ये दोनों रिश्तेदार हैं। तो कमिश्नर के पास ये चला गया नासिर, नासिर ने कहा कि भाई मैं ना कादिर से कोई ताल्लुक नहीं रखता, हमने किसी दौर में एओपी शुरू की थी, हमारा थोड़ा बिजनेस रिलेशन है, लेकिन मैं ये कादिर की कोई बात नहीं मानता, हम कजन्स तो हैं लेकिन हम एक दूसरे की जो है ना इंटेंशंस के मुताबिक काम नहीं करते। और इसने कमिश्नर को सेटिस्फाई कर लिया, इसने उसको रीजंस दी कि भाई कादर ने एक दफ़ा मेरा फ़ोन चोरी कर लिया था, या कोई भी रीजंस दे दी जिसकी वजह से कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया कि भाई ये एक दूसरे के इंटेंशन के मुताबिक एक्ट नहीं करते। तो फिर इस सेक्शन 4 के मुताबिक ये चाहे रिलेटिव्स हैं ये एसोसिएट नहीं होंगे, या ये चाहे एओपी के मेंबर हैं लेकिन ये आपस में एसोसिएट नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने सेटिस्फाई कर लिया कमिश्नर को। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 5 कहता है इन दिस सेक्शन रिलेटिव्स
इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मीन रिलेटिव्स का क्या मतलब होता है वो बताया जा रहा है। रिलेटिव्स का मतलब होता है एंसेस्टर्स, ठीक है, एन इंसिस्टर अ डिसेंडेंट ऑफ एनी ग्रैंड पेरेंट्स और एन अडोप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन अबव, ठीक है। अब जरा इस पॉइंट को समझना है, ओहो सॉरी, इस पॉइंट को समझना है। रिलेटिव्स की जब बात हुई थी ना, तो रिलेटिव टर्म जो है वो बहुत बड़ी टर्म है। तो हमें बता दिया गया कि रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन से आएंगे, कौन कौन से रिश्तेदार समझे जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई साहब है, ठीक है, इसके रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। इसका नाम है मिस्टर खान, ठीक है। मिस्टर खान की बात कर रहे हैं कि इसका कौन सा रिश्तेदार इसका रिलेटिव समझा जाएगा टैक्स के अंदर। वो कहता है इसका जो बाप है, इसका जो दादा है, इसका जो परदादा है, इसका जो परदादा है, पता नहीं लक्कड़ दादा, जो भी, ये सारे इसके क्या हैं, असेंडेंट्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इसके क्या होंगे, एसोसिएट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। फिर इसका एक बेटा है, उसका एक बेटा है, उसका एक बेटा है, उसका एक बेटा है। ये सारे भी आपस में रिलेटिव समझे जाएंगे, क्योंकि ये सारे बेटे क्या हैं, इसके डिसेंडेंट मिस्टर खान के, ठीक है। तो जो अबाव जब अजदाद हैं या जो आगे चलने वाली नस्ल है, इनको भी रिलेटिव्स की डेफिनेशन में लेके आया गया। और एन अडोप्टेड चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी देखनी है, इस ये वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में लिखा गया। डिसेंडेंट ऑफ एनी ग्रैंड पेरेंट्स, वो कहता है कि ये आपका ग्रैंड पेरेंट था ना, ये वाला दादा, इसके आगे एक और बेटा होगा जो आपका चचा होगा, उसका भी एक बेटा होगा जो आपका कज़न होगा, ठीक है, उसका भी बेटा होगा जो आपका कज़न का बेटा होगा। ये भी सारे आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स के जितने भी डिसेंडेंट हैं, इसके जितने डिसेंडेंट, इसके जितने डिसेंडेंट, ये सारे आपके क्या हैं, रिलेटिव्स। वो कहता है एन अडोप्टेड चाइल्ड, अगर मिस्टर खान ने कोई बच्चा अडोप्ट किया हुआ है, ऑफ अडोप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, इस मिस्टर खान ने कोई अडोप्ट किया हुआ है, या स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, या इसकी बीवी है उसने कोई बच्चा अडोप्ट किया हुआ है, ये इसकी वाइफ है, ठीक है। तो ये भी आपस, ये बच्चा जो इन्होंने बच्चा जो अडोप्ट किया हुआ है वो भी मिस्टर खान का क्या है, एसोसिएट है, ठीक है, ये बच्चा है। अच्छा, उसके बाद कहता है स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ये इसकी वाइफ और ये मिस्टर खान, ये भी आपस में रिलेटिव समझे जाएंगे, ठीक है। फिर वो कहता है स्पाउस ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड इन ए, ये जो ऊपर बताए गए थे, मतलब इसके बच्चे की कोई स्पाउस है, वाइफ है, वो भी इसकी रिलेटिव है। ये जो जितने भी असेंडेंट्स हैं, इनकी वाइफ क्या हैं, वो भी इसकी रिलेटिव हैं। इनके जितने डिसेंडेंट्स हैं, उनकी वाइफ क्या हैं, वो भी इसकी रिलेटिव। क्लियर मोबीन? ठीक है। अब ये ना जरा अपने पास पिक्चर ले लो। केबीसी कंपनी है, उसके अंदर शेयर होल्डिंग्स ऐसे है कि एक एओपी है, उसके पास 55% शेयर्स हैं, एक मिस्टर एम है, इसके पास इतने शेयर्स हैं, एक एन है, एक क्यू है, एक आर है, इनके पास ये शेयर्स, ठीक है। आपने बताना है कि इस पूरे केस में कौन कौन एसोसिएट है, ठीक है। इसको छोड़ो, आगे एक और क्वेश्चन, ये इसकी भी आप ले लो पिक्चर, ठीक है, और ये वाली भी पिक्चर ले लेना, यहां तक पिक्चर ले लेना, ये एग्जाम्पल, ठीक है। और इसका भी आपने बताना है, अगर पिक्चर नहीं ली ना तो मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। अभी टाइम आपको हो गया, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके मुबीन, अल्लाह हाफिज।